हेलो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 आपकी यूनिट 4 है ये, और लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो बच्चों ये हम इसके सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम 6.1 से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस आती हैं आपके पास। जैसे फर्स्ट आता है कि व्हाट इज़ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का आप जानते हो बच्चों, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, मान लिया आपके पास कोई डोमेन दी हुई है, वहाँ से हमने कोई पॉइंट जेड उठाया। कोई भी पॉइंट जेड के लिए हम इसकी इमेज निकालेंगे, डेट इज़ एफ ऑफ जेड। तो एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही आपको क्या मिले, एफ ऑफ जेड मिले, डेट इज़ कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिर्फ एक पॉइंट के लिए आपको उसकी एक ही इमेज मिले, डेट इज़ कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसके बाद आता है नेक्स्ट मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है बच्चों, कोई भी फंक्शन आपके पास मल्टी वैल्यूड हो जाएगा कि किसी एक पॉइंट जेड के लिए आपके पास एफ ऑफ जेड मतलब डब्लू की एक मतलब मोर देन वन इमेज मिले। क्या मिले, मोर देन वन इमेज मिले, मतलब दो या दो से ज़्यादा आपके पास वैल्यू आए किसी एक पॉइंट के लिए, देन वो फंक्शन आपका कैसा कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं, फॉर एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से कि किस तरीके से मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर हाफ। एफ ऑफ जेड दे रखा है आपके पास जेड की पावर हाफ। एक पॉइंट दिया हुआ है ये आपके पास एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर हाफ। किसी एक पॉइंट के लिए देखो कितनी वैल्यू मिलती है वो चेक करते हैं। तो इसको आप लिख पाओगे, जो हमने बनाया, मान लिया ये आपके पास पॉइंट जेड है और ये आपके पास ओरिजिन दिया हुआ है। तो जेड को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ओरिजिन से मिलाते हैं तो यहाँ पे आपका उसका क्या मिलता है, मॉडुलस मिलता है। तो ये मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। मॉडुलस क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ओरिजिन ले लो, उसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कहलाता है आपका मोड ऑफ जेड, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आर। तो आप इसको लिख सकते हो मोड ऑफ जेड, या फिर पोलर फॉर्म में लिखना चाहो तो जेड होता है आपका कितना, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो जेड की पावर 1/2 को क्या लिख पाओगे आप, मोड ऑफ जेड ई की पावर आयोटा थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। या फिर आर लिख लो, आर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर कितनी 1/2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आर की पावर 1/2, ई की पावर आयोटा थीटा बाई कितना बन जाएगा ये आपके पास 2। तो यहाँ से जेड की पावर 1/2 की वैल्यू आ गई आर की पावर 1/2, ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2। ये मान लिया आपके पास थीटा है जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये आपके पास जितना भी एंगल बनाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका थीटा कहलाएगा, जिसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं। मान लिया हम यहाँ से चले, जहाँ पे आपके पास पॉइंट दे रखा है वहाँ से चले हम, और एक पूरा सर्कल काट के हम वापस आ गए, वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गए। तो अगर हम इन जर्नल देखें तो जहाँ से चले वहीं पहुँच के तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ से हम यहाँ पर वापस पहुँचे तो 2 पाई का सर्कल हमने पूरा किया। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, आर की पावर 1/2, ई की पावर आयोटा, और इसको लिख सकते हो कितना आप, थीटा प्लस 2 पाई बाई कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो ये बन गया आपके पास आर की पावर 1/2, ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2, और इनटू ई की पावर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आयोटा पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये बन गया आपके पास ई की पावर आयोटा पाई, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई इक्वल टू कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई आपका हो गया कितना 0। तो इसकी वैल्यू आ गई -1। तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ आर की पावर 1/2, ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2। देखो एक वैल्यू हमें ये मिली थी, और जब हम उस सर्कल पे एक राउंड लगा के उसी पॉइंट पे एक राउंड लगा के वापस आए तो हमें वैल्यू क्या मिली, इसका नेगेटिव मिली। क्या मिली, इसका नेगेटिव। तो एक मान लेते हैं ये आपके पास F1 जेड आया,
ये आपके पास क्या आया, F2Z। तो एक पॉइंट के लिए आपको एक से ज़्यादा वैल्यू मिली, मतलब मोर देन वन वैल्यू मिली, या दो से ज़्यादा वैल्यू मिली, तो ये क्या कहलाएगा आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ये होता है आपका क्या, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसके बाद आता है बच्चों आपका ब्रांच। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ब्रांच। ब्रांच क्या होता है बच्चों, ब्रांच होता है कोई भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन दिया हो, उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनती है वो क्या कहलाएगी, आपकी ब्रांच कहलाएगी। किसके ऊपर, उस जो डोमेन आपके पास पहले दी थी उसकी सब डोमेन के ऊपर जो आपके पास कलेक्शन बनती है सिंगल वैल्यूड फंक्शन की, वो सारी क्या कहलाएंगी, आपकी ब्रांचेज कहलाएंगी। जैसे मान लिया ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ था, तो ये दो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो इसकी दो वैल्यू मिली, तो इसकी कितनी ब्रांच हो जाएंगी आपके पास, टू ब्रांचेज हो जाएंगी। जैसे हम करते हैं, तो ब्रांच की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ब्रांच ऑफ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन F(z) defined in a complex plane कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया हुआ है, तो ब्रांच से अपना क्या मतलब होगा, वी मीन ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, वी मीन ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, F(z) which is analytic in some domain D, analytic in some domain, आपके पास डोमेन दे दी, ये सब डोमेन मान लो कॉम्प्लेक्स प्लेन की, या कोई डोमेन मान लो जो सब डोमेन है किसकी, कॉम्प्लेक्स प्लेन सी की, at each point of which जो ये F(z) है ये क्या रखेगा, सिर्फ एक वैल्यू, इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ F(z)। कोई भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, जैसे आपके पास F(z) दिया हुआ था, तो आपके पास दो वैल्यू आई, क्या क्या, F1Z और F2Z। तो जब दो वैल्यू आई तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, तो इसको आप कैपिटल ऑफ F(z) से नोट कर सकते हो, या इसको भी कैपिटल ऑफ F(z) से नोट कर सकते हो। तो जो ये आपके पास F(z) आया, कैपिटल ऑफ F(z) आया, ये आपके पास क्या है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये भी आपके पास क्या है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शंस। तो ये जो दो सिंगल वैल्यूड फंक्शन आए, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, ब्रांच ऑफ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हमने माना था F(z) इक्वल टू z की पावर 1/2, तो अपने पास दो वैल्यू आई थी, F1Z आया था आपके पास कितना, r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा θ/2, एंड F2Z मिला था, एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो वैल्यू मिली थी, माइनस r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा θ/2। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं ये आपकी सिंगल वैल्यूड हैं, ये दोनों जो वैल्यू हैं ये क्या कहलाएंगी, आपकी ब्रांच कहलाएंगी। इसके बाद आता है बच्चों आपका सेकंड टॉपिक, ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट क्या होता है बच्चों, पहले हमने ब्रांच निकाल ली, ब्रांच के बाद आता है ब्रांच पॉइंट। तो ब्रांच पॉइंट बच्चों वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अलोंग वैल्यू चेंज होती हैं, मतलब कोई भी पॉइंट है, हमने रोटेशन की, किसी भी पॉइंट के अलोंग यदि वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर अगर हम माने F(z) इक्वल टू z की पावर 1/2 दिया हुआ था आपका, z की पावर 1/2, तो हमने ये अपना प्लेन बनाया, एक पॉइंट लेट हम मान लेते हैं z इक्वल टू 0 के अलोंग, और ये आपके पास कोई पॉइंट z दे रखा है, कोई भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपके पास। तो जब हम यहाँ पे रोटेशन करते हैं, जैसे जैसे हम 0 से 2π की ओर आते हैं, तो 2π पे आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम F1Z से कहाँ चले जाते थे, F2Z के अंदर पहुँच जाते थे। मतलब जब हमने चेंज किया तो जिस पॉइंट के अलोंग हम रोटेशन करने पर जब आपका जो F(z) है वो इंटरचेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका ब्रांच पॉइंट कहलाएगा। पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद एक दो एग्जांपल करेंगे इसके।
ब्रांच पॉइंट क्या होता है? ब्रांच पॉइंट इज ए पॉइंट, branch point is a point about which when we make a rotation, the value of fz changes. क्या हो जाए? फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो उस वैल्यू को, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ब्रांच पॉइंट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा एग्जांपल मानते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू मान लिया हमने जेड स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जैसे इस एग्जांपल में मानते हैं, तो एक तरीके से अगर मान लो वैल्यू चेंज हो रही है तो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फंक्शन यहाँ पे एनालिसिटी को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और आपको पता है ये आपके पास एफ जेड दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एफ डैश जेड कितना आ जाएगा? 1/2 जेड की पावर 1/2। और आपको पता है ये फंक्शन एफ डैश जेड डिफाइन किस पे नहीं है? जेड इक्वल टू 0 पे। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका ब्रांच पॉइंट कहलाएगा। तो इसी तरीके से हम पहले चेक करते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जेड स्क्वेयर प्लस 1 को क्या रख दो? 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पार्ट नीचे आएगा, तो जेड स्क्वेयर प्लस 1 को क्या रख दो? क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? 1/2 जेड स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू कितना आ जाएगा जेड स्क्वेयर का? आपका 2z। तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होनी है? जेड स्क्वेयर प्लस 1 पे। तो जेड स्क्वेयर प्लस 1 को हमने 0 रखा तो जेड स्क्वेयर हो गया -1। तो जेड आ गया आपका प्लस माइनस आयोटा। तो इसके दो ब्रांच पॉइंट मिलेंगे, एक प्लस आयोटा और कौन सा दूसरा? माइनस आयोटा। इन दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। जैसे सोल्व करते हैं हम, एफ जेड आपका दिया हुआ है जेड स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हो आप जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, सारे की पावर क्या? 1/2। लेट हमने मान लिया जेड प्लस आयोटा को हम रख देते हैं R1 ई की पावर आयोटा, R1 ई की पावर आयोटा θ1। और जेड माइनस आयोटा को रख देते हैं हम R2 ई की पावर आयोटा θ। तो इन दोनों को वैल्यू को हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, तो आपके पास कितना आ जाएगा? R1 R2 ई की पावर आयोटा θ1 इंटू ई की पावर आयोटा कितना? θ2। और सारे की पावर आ जाएगी कितनी? 1/2। तो ये बन जाएगा अंडर रूट R1 R2 ई की पावर आयोटा θ1 प्लस θ2 बाई कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखो आपके पास दो पॉइंट आए जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एक आ गया आयोटा और दूसरा कौन सा निकल के आया था? माइनस ऑफ आयोटा। मान लिया हम इस पॉइंट के अलोंग निकालना चाह रहे हैं कि क्या फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, क्या ये पॉइंट ब्रांच पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रोटेशन लेते हैं। रोटेशन जैसे ही हम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ये 2π का सर्कल पूरा कर रहा है सिर्फ इसके अलोंग। हम पहले इसके अलोंग, दोनों के अलोंग नहीं ले रहे, दोनों पॉइंट के अलोंग नहीं, सिर्फ एक पॉइंट के अलोंग जब हम रोटेशन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? यहाँ से आया आपके पास कितना? अंडर रूट R1 R2। और कितना आ जाएगा? देखो सिर्फ एक पॉइंट के अलोंग मान लिया इसकी इनिशियल वैल्यू θ1 थी, पहले आपका अल्फा θ1 था। तो अब जब हमने रोटेशन किया तो ये मान लिया हमने α1 है, तो एंगल अब कितना बन गया? θ1 प्लस कितना? 2π। तो आपके पास कितना आ जाएगा? ई की पावर आयोटा θ1 प्लस 2π/2 इंटू दूसरा सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो ये आपके पास क्या रहेगा? ई की पावर आयोटा θ2/2। तो इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आ गया ये R1 R2 का स्क्वायर रूट ई की पावर आयोटा θ1/2। तो इसको लिख सकते हो ई की पावर आयोटा θ1/2 और ई की पावर आयोटा 2π/2 इंटू ई की पावर आयोटा θ2/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ई की पावर आयोटा की वैल्यू फिर से -1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट R1 R2 विद माइनस सिंबल ई की पावर आयोटा। इन दोनों को ऐड कर दो, θ1 प्लस θ2 बाई कितना आ गया? 2। तो जैसे ही हमने एक पॉइंट के अलोंग निकाला तो देखो रोटेशन हमने किया
रोटेशन किया इस पॉइंट के अलोंग, तो वैल्यू चेंज हो गई ना, इससे नेगेटिव में आ गई, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ब्रांच पॉइंट हो गया। तो जिस पॉइंट के अलोंग वैल्यू चेंज होगी वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रांच पॉइंट। सिमिलरली आप माइनस आइटा के अलोंग करोगे तब भी क्या मिलेगी, आपको वैल्यू चेंज मिलेगी। लेकिन जब हम दोनों के अलोंग करते हैं, रोटेशन अबाउट बोथ पॉइंट्स, जब हम बोथ पॉइंट्स के अलोंग करेंगे तो आपके पास ये तो थीटा 1 + 2 पाई हो जाएगा, दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा 2 + 2 पाई। तो आपके पास दोनों से दो नेगेटिव आएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी वापस से, R1 R2 ई की पावर आयोटा थीटा 1 + थीटा 2 कितनी 2, मतलब वैल्यू अब कोई चेंज नहीं होगी। जब हमने रोटेशन किया अबाउट बोथ पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के अलोंग जब हमने रोटेशन किया तो वैल्यू वापस से आई, क्योंकि एक पे नेगेटिव आ रहा है इसी तरह दूसरे पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव वापस से प्लस, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों, जब हमने दोनों पॉइंट्स के अलोंग रोटेशन किया तो जो ये लाइन थी, इस लाइन को जब हम दोनों पॉइंट्स के अलोंग रोटेशन कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो पा रही है। तो जो ब्रांच पॉइंट हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, सिंगल वैल्यूड वाले फंक्शंस जो होते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं आपके पास, तो सिंगल सिंगल वैल्यू पे क्या आया, आपके दो ब्रांच पॉइंट निकल के आए। इसके बाद आता है ब्रांच लाइन। तो ब्रांच लाइन क्या होती है बच्चों, जैसे ये आपके पास ब्रांच पॉइंट आ गया, ये आपके पास ब्रांच पॉइंट आ गया, तो यदि हम एक एक पॉइंट्स के अलोंग जब हम रोटेशन कर रहे थे तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही थी फंक्शन की, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस जो थे वो आपकी वैल्यू चेंज हो रही थी, रोटेशन पे हमें वैल्यू अलग अलग मिल रही थी। लेकिन अगर मैं दोनों पॉइंट्स के अलोंग रोटेशन ले रहा था तो आपकी वैल्यू सेम मिली। तो जो ये बीच की जो ये लाइन है, इस लाइन को यदि हमने क्रॉस नहीं किया, इस लाइन को काटने से हम बच गए, तो जिस लाइन पे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड फंक्शन को सिंगल वैल्यूड में कन्वर्ट कर दे, मतलब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन था आपका और हमने क्या कर दिया, इसको सिंगल वैल्यूड में कन्वर्ट कर दिया। कब, जब हमने दोनों पॉइंट्स के अलोंग क्या ली, रोटेशन ली, तो कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हम सिंगल पॉइंट्स के अलोंग ले रहे थे तो आपका क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। तो ब्रांच लाइन क्या कहलाएगी, वो लाइन होगी जो फंक्शंस को, वो कट बोल सकते हो या वो लाइन बोल सकते हो, वो कर्व बोल सकते हो, जो फंक्शंस को, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस को सिर्फ सिंगल वैल्यूड तक ही रहने दे। ब्रांच कट डेफिनेशन लिखते हैं पहले। ए ब्रांच कट, ए ब्रांच कट इज ए पोर्शन, कोई पोर्शन बोल सकते हो, कोई लाइन बोल सकते हो, पोर्शन ऑफ ए लाइन और ए कर्व which is introduced in order to define the branch of a, which is introduced in order to define the branch of a मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। जैसे मान लिया आपके पास एफ जेड दिया हुआ था जेड की पावर 1/2, तो हमने माना था कि ये पॉइंट आपके पास दे रखा था जेड = 0 के अलोंग, ब्रांच पॉइंट जो आया था वो अपना क्या आया था, जेड = 0 के अलोंग। तो ये आपके जेड = हमने 0 माना था, ये कोई पॉइंट जेड दिया हुआ था। तो जब भी हम रोटेशन ले रहे थे, तो जब ये रोटेशन को हम यहाँ तक पहुँच रहे थे, मतलब रोटेशन करने से पहले, रोटेशन लिया तो अपना क्या था, जो हमने वैल्यू ली थी थीटा की, वो कहाँ से कहाँ ली थी, 2 पाई, 0 से शुरू होकर और 2 पाई तक ली थी। जैसे ही हम 2 पाई पे पहुँचे तो अपनी वैल्यू चेंज हो गई थी, वो मल्टी वैल्यूड में कन्वर्ट था, दो वैल्यू दे रहा था अलग अलग। एक पॉइंट पे आपके पास मिल रहा था आपको क्या, माइनस ऑफ आर की पावर 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा/2, एक पे मिल रहा था आर की पावर 1/2 ई की पावर आयोटा थीटा/2। ये दो वैल्यू मिल रही थी F1Z और F2Z। लेकिन जैसे अगर मैं इसको कर दूं 0 <= 2 पाई, मतलब इस लाइन से अगर मैं नीचे रहूं तो सिर्फ सिंगल वैल्यूड ही मिलेगी, सिर्फ आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। तो जो ये वाली लाइन जो है, ये जो कट है, इस कट से अगर हम फंक्शन को पहले रोक दें, मतलब वो मल्टी वैल्यूड में कन्वर्ट होने से पहले हम रोक दें, तो आपकी जो ये कट है ये क्या कहलाएगी, आपकी ब्रांच कट कहलाएगी। इसके बाद आता है बच्चों आपका एलिमेंट्री फंक्शन। ये नोटेशन दे रखी है, W = FZ tan of Z e की पावर Z प्लस tan इनवर्स Z बाई साइन Z cos Z माइनस log ऑफ Z इज एन एलिमेंट्री फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर Z आपने पढ़ा हुआ है,
अच्छे से। तो ये क्या होता है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 ई की पावर z1 प्लस z2 को आप लिख सकते हो ई की पावर z1 इंटू ई की पावर z2। कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। उसके बाद कह रहा था इक्वेशन w इक्वल टू ई की पावर z एफ जेड इक्वल टू ई की पावर z मतलब हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये क्या रखता है अपने पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं इसके पास। तो ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो जो कुछ आपका दो चार थ्योरम्स दे रखे हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जेड एंड कोस जेड, ये मैंने बताए हुए हैं आपको कि साइन जेड को आप ई की पावर आयोटा जेड की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा जेड बाई 2 आयोटा कैसे लिख सकते हो। ई की पावर आयोटा जेड को लिख सकते हो कोस आयोटा जेड, सॉरी कोस जेड प्लस ई की पावर आयोटा जेड को लिख सकते हो कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। ई की पावर माइनस आयोटा जेड लिखोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास साइन जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कोस जेड निकाल लेंगे और टेन जेड निकाल लेंगे। इनका एक्सपेंशन दिया हुआ है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं आपके पास, जैसे फर्स्ट ईलर थ्योरम्स दी हुई है कि साइन जेड आपके पास ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, कोस जेड आपके पास ये होता है, तो कोस जेड प्लस आयोटा साइन जेड किसके इक्वल होता है, ई की पावर आयोटा जेड के इक्वल होता है। तो ये निकाल रखा है इन्होंने। इसके बाद डी मोरवीज थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, ये किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, साइन ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूले हैं टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको। साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1, टेन जेड की वैल्यू होती है साइन जेड बाई कोस ऑफ जेड। इसी तरह 6 दे रखा है द फंक्शन साइन जेड एंड कोस जेड आर पीरियोडिक विद पीरियड 2n पाई वेयर 2 पाई इज द प्रिमिटिव पीरियड सिंस साइन जेड प्लस टू पाई क्या होता है साइन जेड, इसी तरह कोस जेड प्लस 2 पाई, मतलब साइन जेड और कोस जेड दोनों 2 पाई पीरियड के क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन, मतलब साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू होती है ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड बाई 2, और कोस हाइपरबोलिक जेड होता है ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस ऑफ जेड बाई 2। इन दोनों के एक्सपेंशन खोल रखे हैं यहाँ पे, ये आपको याद रखने हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस दे रखे हैं कि डी बाई डी जेड साइन हाइपरबोलिक जेड होता है कोस हाइपरबोलिक जेड, क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे तो उनमें इनका डेरिवेटिव वगैरह आएगा, तो उसके यूज़ के लिए ये दी हुई है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लोगे सारी, जितने भी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं आपके पास यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है लोगरिथमिक फंक्शन होता है। लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स, मतलब ई की पावर w यदि आपके पास जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है तो w आपके पास u प्लस आयोटा y है, तो e की पावर w को आप z लिख सकते हो, वेयर w इज सेट टू ए लोगरिथमिक ऑफ z टू द बेस e एंड कैन बी रिटर्न एज, w को लिख सकते हो log e की पावर z, log e से log कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा आपका w इक्वल टू z। तो ये आपका दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, मतलब डेरिवेटिव क्या होता है log z का, log z1 इंटू z2 क्या होता है, log z1 बाई z2 क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपके दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ लोगे। तो यहाँ तक का आपने काम करना है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे मैपिंग बाय एलिमेंट्री फंक्शंस और उसके साथ साथ एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।